गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? एक बार फटाफट सभी के सभी साथी नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके बताएंगे कि आप सभी कैसे हो और आपकी तबीयत वगैरह पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार लर्निंग डे में। मैं आपका दोस्त सौरभ ओझा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की फिजिक्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आपके सामने अवेलेबल हूँ। देखो दोस्तों, आज जो डेली मॉर्निंग में आपकी क्लास होती है वो आज नहीं हो पाई ड्यू टू सम लाइट का इशू था। मैंने आपको बता भी दिया था कमेंट सेक्शन में, आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने बता दिया था। तो ये क्लास कॉन्सेप्ट की क्लास है, प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड। इस चैप्टर के जो मेन कॉन्सेप्ट बनते हैं और न्यूमेरिकल आपसे कहाँ से पूछा जा सकता है, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास में हम सभी के सभी दोस्त, सभी के सभी साथी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मस्त तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि इस चैप्टर से प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने अभी हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन का कॉन्सेप्ट देखा था। आज का चैप्टर है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो दोस्तों, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो क्या कहलाता है। जब प्रकाश का अगर आपको परावर्तन याद हो तो प्रकाश के परावर्तन में एक लाइट की किरण आती थी, एक लाइट की रे आती थी, एक माध्यम से टकराती थी, फिर उसी माध्यम में आपकी वापस चली जाती थी किसी एक स्पेसिफिक एंगल पर। अगर वह आती थी आई पर तो वह एक स्पेसिफिक एंगल आर बनाते हुए अभिलंब के साथ वह परावर्तित हो जाती थी। बिल्कुल कुछ इसी प्रकार से इसमें होने वाला है प्रकाश के अपवर्तन में। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि जैसे परावर्तन में क्या होता था, प्रकाश की किरण आती थी, एक माध्यम की सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होने वाला है, इसमें होगा कि प्रकाश की किरण आएगी, एक माध्यम से आकर के दूसरे माध्यम की सतह से वह दूसरे माध्यम की सतह से वह उस दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी और फिर उसकी जो प्रकाश की किरण होगी वह अपवर्तित होकर कुछ अपने मार्ग से विचलित होगी। कैसे? कुछ इस प्रकार से आप फिगर से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको नामकरण कर दिया ए, इस पॉइंट को हमने नामकरण कर दिया बी और इस किरण का नामकरण हमने कर दिया बी। अगर प्रकाश की किरण ए से चल करके ओ तक आती है, ओ क्या है, ये मैं आपको रेड लाइन जहाँ पर बना रहा हूँ, ये इसके ऊपर की तरफ वायु है और नीचे की तरफ आपका क्या है, कांच है। प्रकाश की किरण वायु से चल करके आती है, वायु और कांच के बीचों बीच जहाँ से कांच का आपका स्टार्टिंग होता है, कांच माध्यम स्टार्ट होता है, एक माध्यम और दूसरे माध्यम के बीच में जो विभाजित सतह है उस सतह से अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। और पहले प्रकाश की किरण को कुछ इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन अब यह अपने मार्ग से विचलित होकर के कुछ इस प्रकार से जा रही है और इसमें इतने एंगल का विचलन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो विचलन है इसको अगर हमने मान लिया डेल्टा, तो जो डेल्टा बराबर होगा वो विचलन बराबर होता है आपका आई माइनस आर के। अब दोस्तों आप कहोगे सर आई और आर क्या है, तो जैसे परावर्तन में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था परावर्तन में कि किरण आती थी, टकराती थी, फिर उसी माध्यम में वापस जाती थी, एक अभिलंब आपके पास होता था और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल आपका बनता था वो आपका हो जाता था आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल आपको बनता था हो जाता था आर। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तब एक किरण जो आ रही है जिसका नामकरण हमने पहले ओ ए कर रखा था, ए से चल करके ओ पर आएगी और ये रेखा आपकी जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण बिल्कुल सेम रहेगी, इसलिए आपतन कोण बिल्कुल परावर्तन के कॉन्सेप्ट के ही तरह रहेगा। जो किरण आ रही है और ये क्या है, आपका अभिलंब है, दोनों के बीच में जो एंगल आपका बन रहा है ये एंगल हमारा क्या हो गया, आई हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार से आई जो मिला है हमें क्या हो जाएगा, हमारा आपतन कोण हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, ये आपका अभिलंब हो गया, ये आपकी क्या हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा। ये किरण आई, ये किरण अपवर्तित होकर के कुछ इस प्रकार से जा रही है, ये आपका अभिलंब है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है वह आपका एंगल कहलाएगा अपवर्तन कोण आपका कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक दोस्तों किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी कि आई क्या है, आर क्या है, डेल्टा की वैल्यू आई माइनस आर कैसे हो रही है, और ये एक तरफ आपका वायु है माध्यम और दूसरी तरफ आपका माध्यम कांच है। एक चीज़, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे, और यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया हो तो एक बार सभी के सभी दोस्त नीचे कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर देंगे, ताकि हम लोग आगे की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो आपको पता होना चाहिए सघन माध्यम और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, विरल माध्यम। अब माध्यमों का आप निर्धारण कैसे करते हैं? घनत्व के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर। जिन
जिन माध्यम के अणुओं के बीच कम अंतराणुक बल रहेगा वो कम घनत्व वाली चीज़ें होंगी, और उन्हीं माध्यमों को हम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। जैसे अगर दोस्तों हम बात करें वायु की, तो वायु में क्या होता है, वायु में प्रकाश जो इसके वायु के कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें अंतराणुक बल क्या होता है, कम होता है, इसीलिए वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। किससे अगर कंपेयर करें तो विरल होगा। अगर कांच में आप देखिए तो कांच में इसके अणु सभी एक दूसरे के पास होते हैं, आप कांच में कह सकते हैं कि इसका अंतराणुविक बल क्या है, वो ज़्यादा है। अगर अंतराणुविक बल ज़्यादा है तो वह माध्यम क्या होगा, सघन होगा, और अगर अंतराणुविक बल जो है कम होगा तो वह माध्यम आपका क्या होगा, विरल होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रकाश की किरण जो थी वह विरल माध्यम से आकर के सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसीलिए वह अभिलंब की तरफ क्या कर रही है, झुक जा रही है। एक तो कॉन्सेप्ट आपका ये बनता है। क्लियर, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप अगर अच्छे तरीके से ध्यान से समझेंगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन से, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपकी क्लियर हो जाएंगी, और इस चैप्टर का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचने वाला है जो फिर आपको समझ में ना आए या फिर जो एग्ज़ाम में आपको थोड़ा सा भी परेशान कर सकता है। ठीक है, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है, यह अपवर्तन का रूल कहता है। और फिर दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनती है, ये तो हो गया अगर विरल से सघन में जाएगी तब प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और बिल्कुल इसका अपोजिट आपका क्या कहता है, अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अभी तक तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी, तब क्या हो रहा था, वह अभिलंब की तरफ झुक जा रही थी। अब बिल्कुल उसका अपोजिट हम लोगों ने कर दिया। अब हम यह सोच रहे हैं कि प्रकाश की किरण है, अब वह सघन माध्यम से किस माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हटेगी, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। दोनों फिगर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये क्या हो गया, ये विरल से सघन में जा रही है, ये सघन से विरल में जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे किरण आई, अभिलंब की तरफ झुक गई। सघन से विरल वाले में, जिसमें कांच से वायु में जा रही है, कांच सघन माध्यम में, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इसमें प्रकाश की किरण आती है और अभिलंब आपका कुछ इस प्रकार से है, अभिलंब से यह किरण दूर हट जाती है। अब यहाँ पर यह भी आप निर्धारण इसका कर सकते हैं कि कितना दूर हटेगी, है ना, कितना दूर हटेगी ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि प्रकाश की किरण कितना दूर हटेगी। अगर यहाँ पर हमने इस एंगल को डेल्टा मान लिया, मैंने आपको सघन विरल से सघन में जाने पर डेल्टा की वैल्यू बताई थी I-R। अब ये आपको निकालना है कि यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या होगी अगर जो प्रकाश की किरण है वो सघन से विरल में जा रही है। सभी के सभी दोस्त इसको बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद की चीज़ें क्या आ जाती हैं, बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने आपको बताया है। क्या इससे रिलेटेड मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश के वेग में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा कि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण में क्या परिवर्तन होगा। आपको ऑप्शन दे देगा, वेग में वृद्धि होगी, वेग में कमी होगी और वेग अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश के जो प्रकाश का वेग होगा उसमें क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। और प्रकाश की आवृत्ति जो होती है, फ्रिक्वेंसी जो होती है, वो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होती है। प्रकाश की आवृत्ति सदैव अपरिवर्तित रहती है। इसके साथ ही साथ आपसे तरंग दैर्घ्य से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करता है तरंग दैर्घ्य। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो उसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान देंगे दोस्त, अगर आपका वेग बढ़ेगा तब तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम होगा। वेग बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य कम होगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, वेग आपका क्या होगा, वेग भी आपका कम होगा। मतलब दोनों एक ही साथ चलते हैं। वेग में अगर वृद्धि हो रही तो तरंग दैर्घ्य भी आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, वेग में वृद्धि हो जाएगी और तरंग दैर्घ्य में भी वृद्धि हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर बताना है कि वह प्रकाश की किरण कौन सी है जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। यह आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि वह कौन सी प्रकाश की किरण है जिसका वेग सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर सभी के सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन मिला है और मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछता है। दूसरी स्थिति क्या कहती है कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
तो प्रकाश के वेग में क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे अभी हम लोगों ने पहली स्थिति क्या देखी थी, प्रकाश का जो किरण थी वो वायु से कांच में जा रही थी। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर अगर प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है तो प्रकाश की जो वेग होगा इसमें कमी आएगी। प्रकाश के वेग में कमी आएगी, तरंग दैर्घ्य भी कम होगा। दूसरी स्थिति, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा, तरंग दैर्घ्य भी क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की चीज़ों में कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो आप सभी के सभी दोस्त कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे कि हाँ भाई आपको यहाँ पर क्या दिक्कत हुई है, कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने आपसे एक प्रश्न पूछ रखा था, अगर एन की वैल्यू आपको बतानी थी, अगर दो समतल दर्पणों के बीच का एंगल आपका कितना बन रहा था, शायद 75 डिग्री बन रहा था या 45 डिग्री, ऐसे कुछ पॉइंट में आने वाला था। तो देखो, अगर एन की वैल्यू 360/थीटा -1 करने पर एन की वैल्यू अगर कुछ पॉइंट में आती है, जैसे 4.9 आ गई, तो ये 4.9 तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, प्रतिबिंब कभी पॉइंट में नहीं बनेगा, अगर बनेगा प्रतिबिंब तो पूरा का पूरा बनेगा। तो इसीलिए 4.9 ना होकर के इसको हम मानते हैं 5 प्रतिबिंब उसके बनेंगे। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या आ जाता है, माध्यम का अपवर्तनांक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनता है। किस प्रकार का न्यूमेरिकल बनता है, ये चीज़ें हम मैराथन क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट से हम लोग हर एक चैप्टर से जो आपके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश का जो आपका माध्यम का अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक क्या कहलाता है, किसी माध्यम की प्रकाश को मोड़ने अथवा अपरिवर्तित करने की क्षमता ही उस माध्यम का क्या कहलाती है, आपका अपवर्तनांक कहलाती है। इसको ध्यान दे लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको नोट डाउन करना है बिल्कुल एक लाइन में, यह सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देगा कि किसी माध्यम की प्रकाश को मोड़ने अथवा अपरिवर्तित करने की जो क्षमता होती है वो आपकी क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है, अपवर्तनांक कहलाती है। अपवर्तनांक की कंडीशन क्या कहलाएगी, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक आप कैसे निर्धारित करेंगे, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक फार्मूला होता है। यह फार्मूला क्या होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल अपॉन प्रकाश के माध्यम में चाल। इसको समझने के लिए आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर आपसे पूछता है कि वायु में प्रकाश की चाल अगर आपसे पूछ लिया, या फिर आपसे पूछ लिया कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो हमने निर्वात को मान लिया ए मान लिया, और आपसे कांच में पूछ रहा है, हम कुछ इस प्रकार से इसको लिखेंगे ANG, जो बाद वाला है उसी में माध्यम की चाल आपसे पूछ रहा है, उसी का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है। इसको आप पढ़ोगे कैसे इसको दोस्तों हम पढ़ते हैं निर्वात के सापेक्ष, जो पहले है उसके सापेक्ष दूसरे वाले की चाल, मतलब निर्वात के सापेक्ष आपकी या एयर के सापेक्ष आपकी ग्लास का अपवर्तनांक आपको बताना है, एयर के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसके लिए जो सूत्र आप यूज करेंगे, जो फार्मूला आप प्रकाश के चाल के माध्यम से यूज करेंगे, वो एयर में आपकी प्रकाश की चाल क्या है या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, अपान माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है। इन दोनों स्थितियों से आप आसान तरीके से न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल हर बार आप कह सकते हैं, हर बार कहा जा सकता है कि इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछता है, और बहुत बढ़िया सा आपसे पूछेगा। आपको अपवर्तनांक दे देगा, एक माध्यम के प्रकाश की चाल दे देगा, दूसरे माध्यम की प्रकाश की चाल आपको बतानी रहेगी। और यह प्रश्न आप तभी कर सकते हैं जब आप इसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे, वरना आप इसमें घूमते रह जाएंगे, आप सोचेंगे कि इसमें करना क्या है। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, इसमें आपसे पूछता है कि स्नेल का नियम क्या होता है या फिर ज्या का अनुपात क्या होता है। यह आपसे एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, sin I अपान sin R इज इक्वल टू म्यू हो जाता है। म्यू क्या होता है, आपका एक कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को अपवर्तनांक बोलते हैं। I और R मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे अगर हम परावर्तन में देखें तो I आपका क्या हो जाता था, आपतन कोण हो जाता था, R आपका परावर्तन कोण हो जाता था। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर अपवर्तन के कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे तो I फिर से आपका यहाँ पर आपतन कोण होगा, और जो आपका R होगा वो आपका अपवर्तन कोण होगा। sin I अपान sin R इज इक्वल टू म्यू हो जाता है। म्यू क्या कहलाता है, आपका कांस्टेंट कहलाता है। इसको आप ज्या का नियम भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया था जस्ट पहले कि वायु के सापेक्ष कांच का, बिल्कुल यही मैंने आपको बताया था कि वायु के सापेक्ष अगर कांच से आपका अपवर्तनांक पूछ रहा है, आपको इसको पढ़ना कैसे, आपको पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए। ANG लिखा है तो जो पहले आपका लिखा है आप उसके सापेक्ष दूसरे वाले का अपवर्तनांक आपको बताना है। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु पहले आ गया, वायु के सापेक्ष निकालना है तो वायु को पहले लिख दो। वायु के सापेक्ष किसका निकालना है, कांच का, ANG कर दो। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी पहले वाले की प्रकाश की चाल
अपान दूसरे वाले की प्रकाश की चाल, मतलब वायु में प्रकाश की चाल अपान कांच में प्रकाश की चाल। आपसे कुछ इस प्रकार से न्यूमेरिकल, इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। किस प्रकार से न्यूमेरिकल आएगा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मैराथन क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक बताना, यहाँ तक किसी साथी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है या फिर यहाँ तक का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया हो। अच्छा, एक बार सभी के सभी दोस्त, सभी के सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे, और जो दोस्त इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, लर्निंग डे परिवार के नए मेंबर के तौर पर इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी इस ज़बरदस्त वीडियो की और लर्निंग डे की कंप्लीट स्टडी प्लान का आपको मज़ा मिल सके। लर्निंग डे केवल अकेला एक चैनल है जो आपको विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड पूरा का पूरा नोट्स दे रहा है, पूरी की पूरी आपकी तैयारी करवा रहा है। टेस्ट भी आपका ऑनलाइन माध्यम से हो रहा था, लेकिन अभी मेरे पास समय न होने के कारण आपका टेस्ट नहीं हो पा रहा है। क्विज भी मैं आपको करवा रहा हूँ आर्यन के माध्यम से, है ना। बहुत सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं दोस्तों, और विदाउट एनी कास्ट, बिना किसी पैसे के। यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, दूसरी चीज़ आपसे क्या बनता है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका कुछ यहाँ से आता है कि अभी तक जैसे हमें पता था कि एयर के आपका ए क्या था, आपका एयर था, एयर बोलें तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर आपको दे दिया और पूछ ले कि आप कांच के सापेक्ष आपको वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो वहाँ पर आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वहाँ पर दोस्तों आपका यह फार्मूला यूज होता है। यहाँ से भी आपको प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ANG इज इक्वल टू 1/GNA। ANG क्या हो गया, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, और GNA क्या हो गया, ग्लास के सापेक्ष आपका एयर का अपवर्तनांक। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यहाँ से न्यूमेरिकल आपका बन सकता है। दो फार्मूले, दो सूत्र हम लोगों ने आज डिस्कस किए। एक तो आपका ये हो गया ANG इज इक्वल टू 1/GNA। चलो मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर आपको दे दिया गया है कि एयर के सापेक्ष ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो 1.2 है, अगर वो 1.2 है तो आपको ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक बताना है। इस प्रश्न को सभी दोस्त सॉल्व करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के सभी के सभी साथी, सभी के सभी दोस्त इसका आंसर देना प्रारंभ करेंगे। क्लियर भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में, यहाँ तक की चीज़ों में कोई दिक्कत, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, या फिर आप इसे लाइव क्लास में ही इस प्रश्न को सॉल्व करके बता सकते हैं। बहुत जल्द हो सकता है कल आपकी महा मैराथन क्लास फिजिक्स की चल सकती है, उसके लिए आपको वीडियो शेड्यूल मिल जाएगा, आप शेड्यूल माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपको अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर जो प्रकाश की किरण है वो 2-3 माध्यमों से होकर के फिर उसी माध्यम में जाती है, तब वहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी। जैसे यहाँ पर पहले प्रकाश की किरण वायु से जल में जाती है, फिर जल से कांच में जाती है, और फिर कांच से फिर से आपकी वायु में चली जाती है। तो इन स्थितियों में आपका जो अपवर्तनांक होता है, या फिर जो इन स्थितियों में आपको जो सूत्र यूज करना होता है, वो आपका कुछ इस प्रकार से होता है। पहला वाला क्या हो जाता है, ANW, एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, चूँकि पहले प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है। फिर WNG, प्रकाश की किरण कांच से जल से कांच में जा रही थी, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG हो गया। इनटू आपका GNA, ग्लास के सापेक्ष आपका एयर का अपवर्तनांक, चूँकि तीसरी स्थिति में आप देख रहे थे कि जो प्रकाश की किरण है वो कांच से वायु में जा रही थी। तो तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये चीज़ें, जैसे आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप NW/NA लिख सकते हो, इस वाले को आप क्या लिख सकते हो, NG/NW लिख सकते हो, और फिर इस वाले को आप क्या लिख सकते हो, NA/NG लिखा जा सकता है। NG से NG कैंसिल, NA से NA कैंसिल, NW से NW कैंसिल, सिंपली आपका 1 बच जाएगा, और यहीं पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1। क्लियर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको चीज़ें अब बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। यहाँ से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा कि कहीं पर भी आपको अपवर्तनांक का गहराई से संबंध अगर पूछ लेता है तो इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। क्या होता है, अगर आपको अपवर्तनांक कह दिया गया एयर के सापेक्ष आपको वाटर का, मतलब वायु के सापेक्ष आपको जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, और कह रहा है इसकी वास्तविक गहराई हम मान लेते हैं कि 5 मीटर है, तब आपसे आभासी गहराई पूछेगा, तब आप क्या लगाओगे सूत्र, आप इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैंने आपको वास्तविक गहराई 5 दे दी गई है, मैंने आपको वास्तविक गहराई कितना दिया है, मैंने आपको वास्तविक गहराई अभी जस्ट बताया कि 5 मैंने आपको दे दिया गया है। आपको आभासी गहराई का मान बताना है, जबकि जल के सापेक्ष मतलब वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है आपको 4/3 दिया गया है। इस प्रश्नों को आप सभी के सभी दोस्त सॉल्व करेंगे। अब इस पे क्या करना है, आपको जो आपको अपवर्तनांक दिया गया है एयर के सापेक्ष वाटर का, उसको हमने बराबर किसके रख दिया, वास्तविक गहराई अपान आभासी गहराई के। इसी को यूज कर दो, सूत्र आपके सामने मिल गया।
वास्तविक गहराई हमने कितना बताया आपको, 5 बताया। अब यहाँ पर आप रख दो 4 गुणे 5/3 कर दो, 5 को 20, 20/3 आप करोगे जब, तो 20 में 3 से डिवाइड करने पर 6.33 के समथिंग कुछ आपका आ जाएगा। और इतने ही अगर ये 5 सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसकी आभासी गहराई इतनी सेंटीमीटर हो जाएगी, मीटर में दिया है तो मीटर हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। जब आप करने के बार बैठोगे अच्छे तरीके से तब आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्रांतिक कोण वह कोण होता है, क्रांतिक कोण वह कोण होता है जहाँ पर आपका अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, 90 अंश होता है। इस यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछता है कि क्रांतिक कोण क्या होता है जहाँ पर आपका अपवर्तन कोण 90 हो जाता है, यह किस स्थिति में बनता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वह क्राइटेरिया यही है कि जो प्रकाश की किरण है वह सघन से विरल में जाएगी, तभी आपका क्रांतिक कोण बनेगा, अन्यथा आपका क्रांतिक कोण नहीं बन सकता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, यह सघन माध्यम से बना हुआ आपतन कोण है जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में आपतन कोण 90 अंश हो जाता है। ANR एयर के आपका डेंसिटी एक दे दिया गया है, दूसरे वाले के सापेक्ष पहले वाले का जो अपवर्तनांक होगा साइन आई की वैल्यू आपकी क्रांतिक कोण यहाँ पर हो जाएगी, और साइन आर की वैल्यू, आर आपका 90 अंश हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप साइन 90 की वैल्यू आप जब रखोगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, सिंपली आपका साइन सी हो जाएगा, और यही जो सी आपको मिलेगा यही आपका क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। ये किस स्थिति में बनती है, जैसे प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर कुछ इस प्रकार से हटेगी। अगर हमने इस प्रकाश की किरण को और झुका दिया तब यह एक ऐसी स्थिति आती है कि बिल्कुल दोनों के सतह से होकर के जाती है। इस स्थिति में जो कोण आर बनता है ये 90 अंश बन जाता है, और यहाँ पर जो कोण आई बनेगा यही आपका क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण से किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वायु तथा कांच के लिए क्रांतिक कोण 42 अंश होता है, इसको आप याद कर लो, समझ लो। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन बस आपके लिए बस यहीं तक। यहाँ से अपवर्तन चैप्टर से आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता था, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता था, हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब आप बताएंगे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, जो चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट के रूप में समझी आपको मज़ा आया या नहीं आया। ठीक है, फिर हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट सेशन में होगी। अगर दोस्तों यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त थम्स अप कर देंगे, फायर कर देंगे, और अपने दोस्तों को इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए। लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, बाकी जो दूसरे छात्र भी देखेंगे वो भी मोटिवेट होकर के इस सेशन से अच्छे तरीके से जुड़ेंगे। PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आपको PDF नोट्स सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाती हैं। तो दोस्तों बताएंगे आप सभी साथी सेशन कैसा लगा, आप सभी ने इतने धैर्यपूर्वक इस सेशन को देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद ही नहीं है, मैं पूरा विश्वास है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, जो चीज़ें आपको बताई गई वो आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर। फिर मिलते हैं हम आप अगले सेशन में किसी और अच्छे बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।